बाबूजी, हमारे यहाँ गिनकर बनती हैं रोटियाँ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि जब जिसका जो जी चाहा खा लिया। गिनकर बनती हैं रोटियाँ। ऐसा नहीं कि आप जब भी बोल देंगे तो रोटी तैयार मिलेगी। अब लीजिए मेरे हिस्से की रोटी। आज मैं किसी तरह चावल खा लूंगी, और क्या करूं? बोलकर तमक कर उठ गई रंजना और 2 रोटियां विनोद जी के प्लेट में बड़ी ही उपेक्षा से रखा और खुद चावल वाले डोंगे से चावल निकालकर अपने प्लेट में रखने लगी। विनोद जी अपनी बहू का यह रूप देखकर एकदम अवाक रह गए। उन्हें इस अपमान की तो सपने में भी कल्पना नहीं की थी। खैर, रंजना का ऐसा कटाक्ष व्यवहार देखकर चौंक तो कौशल्या जी भी गई थी, पर उनसे पति का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए बोल पड़ी, बहू, तुमने अपने हिस्से की रोटी क्यों दे दी? तुम मुझसे ले लो रोटी। रहने दीजिए माँ जी, ऐसा ही था तो पहले क्यों नहीं दे दी खुद की रोटियां? आप दोनों एक जैसे हैं। अब चलिए खाना खाइए और मुझे भी चैन से खाने दीजिए। उन्हें भी कदाचित अपनी बड़ी बहू से यह उम्मीद नहीं थी, और वो जानती थी कि यह लड़ाई सिर्फ रोटी को लेकर नहीं है, बल्कि अब बहू बेटा उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी सोनू थोड़ा सा तो लिहाज करता ही था, इसलिए दोनों ने इस आशा के साथ अपने बेटे विवेक की तरफ देखा, जिसे वो प्यार से सोनू कहकर बुलाते थे, कि वह शायद अपनी पत्नी की बात का विरोध करते हुए कुछ कहेगा। भला ऐसे कैसे तुम अम्मा और बाबूजी से बात कर रही हो? लेकिन जब उन्होंने देखा उनका बेटा सिर झुकाए चुपचाप रोटी के टुकड़े तोड़कर अपने मुंह में रख रहा है, तब वो समझ गए कि अब इस घर में उनका दाना पानी उठ चुका है। अब सम्मान की रोटी यहाँ हरगिज नसीब नहीं होगी। चुपचाप दोनों अपमान के घूंट के साथ किसी तरह रोटी के टुकड़े निगल गए। विनोद जी ने तो दोबारा सब्जी भी नहीं ली, बस किसी तरह रोटी दाल में भिगोकर निगल गए। अगर जरा सा भी खाना छोड़ देते तो फिर सुनने को मिलता कि खाना बर्बाद कर रहे हैं। इधर पति के अपमान से और बेटे की चुप्पी से कौशल्या जी की आंखों से आंसू इस तरह बहे जा रहे थे कि रोटी कुछ ज्यादा ही नमकीन लग रही थी। लेकिन उन्होंने भी बिना एक भी आवाज किए किसी तरह थाली का खाना खत्म किया। खाना खत्म करके दोनों जब अपने कमरे में आए तो कुछ देर तक उनके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बात करें। इतना अपमान और ऐसी बेरुखी उन्हें पहली बार देखने के लिए नहीं मिल रही थी, पर खाने को लेकर इतना अपमान इसके पहले नहीं हुआ था। लगभग पिछले 3 महीने से सोनू और बहू उनसे खराब व्यवहार कर रहे थे। बहू तो सास से उलझने का कोई न कोई बहाना ढूंढती ही रहती थी। आज रविवार होने के वजह से पूरा परिवार साथ में लंच कर रहा था। सिंटू और बिंटू पहले ही खाकर वीडियो गेम खेलने में लग गए थे। वैसे तो दोपहर में विनोद जी आदतन चावल ही खाते थे, लेकिन आज बहू ने पनीर बनाया था और पनीर उन्हें रोटी के साथ ही अच्छा लगता था। अतः बहू से रोटी मांग बैठे तो यूं लगा जैसे तूफान आ गया हो। बहू का वो रुद्र रौब, वो आंखें तरेड़कर हाथ नचाना, सब याद करके विनोद जी और कौशल्या जी भौचक्का सा महसूस कर रहे थे। इस बात को दिल से मत लगाओ दुल्हन, बहू थक गई होगी, फिर मैंने भी उसे रोटी मांगकर खामखा परेशान कर दिया था। विनोद जी कौशल्या जी को दुल्हन कहकर ही बुलाते थे। जब कौशल्या जी ब्याह कर आई तब विनोद जी का बड़ा सा संयुक्त परिवार हुआ करता था। 3 सास और 1 परसास। घर में सबकी लाडली बहू थी। प्यारी भोली भाली कौशल्या जी को सब दुल्हन कहकर बुलाते। तो जाने कब सबकी सुना सुनी विनोद जी भी अपनी पत्नी कौशल्या को दुल्हन कहकर बुलाने लगे थे, और आज जबकि खुद कौशल्या जी 2 बहुओं की सास थी, फिर भी विनोद जी उन्हें दुल्हन छोड़कर और कुछ बुला नहीं पाए। पति के मुंह से सहानुभूति के 2 शब्द सुनने थे कि कौशल्या जी के अब तक जतन से रोके हुए आंसू निकल पड़े। वो ऐसी हिचकियां लेकर रोए जैसे कोई दुर्घटना हो गया हो। रोते हुए मुंह साड़ी के आंचल से दबा दिया ताकि रोने की आवाज कमरे से बाहर ना जाए। विनोद जी उनकी पीठ सहलाते रहे। थोड़ी देर बाद जब कौशल्या जी कुछ शांत हुई तो बोल पड़ी, आप अब चलिए यहाँ से। इतना अपमान होता रहा आपका, फिर भी आपसे वह रोटी खाई कैसे गई? तब विनोद जी बेहद निराश होकर बोले, यह सोचकर खा लेता हूँ कि दुल्हन भले ही खाना बहू ने बनाया हो, पर कमाई तो मेरी बेटी की ही है ना।
बोलते हुए आंखें छलक आई थी विनोद जी की, जिसे कौशल्या जी ने आगे बढ़कर अपने आंचल से पोंछ दिया था। सच, बुढ़ापा इंसान को कितना मजबूर बना देता है। जब शरीर की शक्ति क्षीण होती है तो अपमान का घूंट भी पीना पड़ता है। आज कौशल्या जी को याद आ रहा था जो उनकी बहन ने कहा था कि दीदी, कुछ भी हो जाए पर अपना घर बेटा बहू के नाम मत करना। अब तो भावुकता में उनसे गलती हो गई थी, अब क्या हो सकता था। दरअसल विनोद जी और कौशल्या जी के 2 बेटे थे, बड़ा विवेक सोनू, छोटा साकेत मोनू। विवेक हमेशा माँ का लाडला रहा था। बड़ी मिन्नतों के बाद जन्मे अपनी पहली संतान को प्यार करते हुए कौशल्या जी ने जैसे अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, इसलिए विवेक का स्वार्थी स्वभाव और खुदगर्जीपन उन्हें नहीं दिखती थी। साकेत विवेक के मुकाबले पढ़ाई में उतना तेज नहीं था, पर अनुशासित था। जैसे जैसे दोनों बड़े होते गए, विवेक और उद्दंड होता गया और साकेत अपने लक्ष्य को समर्पित होने लगा। विवेक एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगा और साकेत इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा करने के बाद नौकरी के सिलसिले में जो अमेरिका गया तो फिर वहीं की लड़की के साथ ब्याह कर वहीं का होकर रह गया था। उसने माता पिता से संपर्क तो नहीं तोड़ा था, पर उसने शादी एक भारतीय मूल की लड़की सोफिया से कर ली, जिसके पिता अमेरिका में ही बस गए थे। वैसे तो उसके माता पिता को कोई खास नाराजगी नहीं थी, क्योंकि उन्हें साकेत से कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने तो सारी उम्मीद अपने बड़े बेटे विवेक से लगा रखी थी। विनोद जी ने अपनी नौकरी काल की सारी जमा पूंजी लगाकर मकान बनवाया था। 5 साल पहले रेलवे की सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे विनोद जी, और दोनों पति पत्नी दुर्गापुर में आराम से रह रहे थे। सोनू एक प्राइवेट फर्म में था और मुंबई में नौकरी कर रहा था। वह पत्नी सहित दोनों बेटों सिंटू और पिंटू के साथ रह रहा था। अब उन्हें वहां अपना फ्लैट लेना था और पैसे कम पड़ रहे थे। इसके अलावा उसके दिमाग में मकान को अकेले हड़पने की योजना भी चल रही थी। छोटे बेटे साकेत ने विदेशी लड़की से शादी कर ली थी, इसलिए माता पिता दोनों उससे तो नाराज थे ही, सो इसी का फायदा उठाया विवेक ने। विवेक के सास ससुर भी उसी की कमाई पर पल रहे थे और उनके साथ ही रहते थे। अब विनोद जी और कौशल्या जी के आ जाने से उन्हें विवेक ने अलग एक किराए के घर में रखवा दिया था, इसलिए भी रंजना को सास ससुर इतना ज्यादा खटक रहे थे। अब बड़ा सा घर हड़पना था तो उन्हें तिकड़म भी बड़ी लगानी पड़ रही थी। इसके लिए साकेत की हिस्सेदारी घर पर खत्म करनी जरूरी थी। विवेक और रंजना ने यह कहकर कि साकेत ने तो सोफिया से लव मैरिज कर ली है और विदेशों में शादियां तो टिकती नहीं, सो अगर उनका तलाक हुआ और माता पिता ने घर और जायदाद का बंटवारा किया तो एक हिस्सा सोफिया को भी मिलेगा, और इस तरह मेहनत से बना हुआ घर किसी और के हाथ चला जाएगा। फिर अपनी माँ की भावनाओं को उकसाते हुए सोनू बोला, सोचो माँ, जिस घर में आप ठाकुर जी की पूजा करते हो वहाँ विदेशी मांस खाकर अपवित्र कर देंगे। सुनकर तिल मिला गई कौशल्या जी और किसी तरह विनोद जी को जोर दिलाकर घर विवेक के नाम लिखवा दिया। तब तो बेटा बहू इतना मीठा बोलते और इतना मान सत्कार और आदर देते कि कौशल्या जी और विनोद जी एकदम गदगद हो गए। और अब जब विनोद जी उनकी बातों में आकर अपना सब कुछ छोड़कर उनके साथ मुंबई में रहने चले आए, तब कुछ ही दिनों में वो लोग अपनी असलियत पर उतर आए थे। इधर विनोद जी और कौशल्या जी से अब अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर उस घर और पेंशन की मामूली रकम के अलावा और कोई संपत्ति तो नहीं थी उनके पास। घर तो सोनू अपने नाम लिखवा चुका था। पेंशन का अधिकांश रकम घर के राशन पर खर्च हो जाता था। बहू की ठिठाई तो इतनी थी कि सोनू के ऑफिस जाते ही घर के बड़े हुए खर्चे का रोना लेकर बैठ जाती और विनोद जी को बाजार से सामान लाने भेज देती। उन्हें पैसे देने का तो सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि बहू उन्हें यह याद दिलाना नहीं भूलती थी कि उन दोनों के आने से घर का खर्चा बढ़ गया है और विनोद जी को तो पेंशन मिलती ही है, तो कुल मिलाकर दूध सब्जी का खर्च तो विनोद जी उठा ही रहे थे। अब कभी कभी राशन भी लाना पड़ जाता था। दोनों पति पत्नी सज्जन थे और उनके पैसे बेटा बहू और बच्चों पर खर्च हो रहा था, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहे थे। पर ऐसे में पेंशन की सारी रकम
तकरीबन राशन पर ही खर्च हो रही थी। हाँ, इतना गनीमत था कि सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे, इसलिए मेडिकल फैसिलिटी मिली हुई थी, वरना इस महंगाई में बीमारी में दवा दारू का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता। आज विनोद जी को अफसोस हो रहा था कि उन्होंने अपने बेटे सोनू की बात मानकर अपना मकान क्यों उसके नाम कर दिया। इन दिनों विनोद जी अक्सर सोचा करते कि कम से कम घर अपना होता तो सिर पर एक इज्जत की छत तो होती। इतना अपमान और तिरस्कार सहकर वो कभी भी किसी और के घर में नहीं रहते। अब जो व्यवहार सोनू और बहू उनके साथ कर रहे थे, तो इस घर और घर के लोगों को अपना तो नहीं कहा जा सकता था। ओहो, कितना सुंदर हवादार घर था वो। बड़ा अहाता उस घर की खूबसूरती को और बढ़ा देता था। बचपन में दोनों बच्चे टायर लगाकर बड़े पेड़ से टांग दिया करते और झूलकर बहुत खुश होते। समय के साथ लोग फ्लैट में रहने लगे थे, पर विनोद जी को वो हवादार घर बहुत प्रिय था, जो अब सोनू अपने नाम कराकर जल्दी से किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया था। कदाचित उसके मन में यह बात आई होगी कि अगर घर किसी को बेचा नहीं तो कल को साकेत उस पर अपना हक जमा सकता है। तब तो इतना प्यार दिखा रहे थे सोनू और बहू की विनोद जी को लगा कि वह कितने किस्मत वाले हैं जो उन्हें इतने अच्छे बेटा और बहू मिले हैं। लेकिन घर उनके नाम करते ही लगभग 2-3 महीने के अंदर ही दोनों के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू हो गया था। सच कहते हैं लोग कि सबसे पहले इंसान अपना रंग बदलता है। गिरगिट तो यूं ही बदनाम है। आज जीवन संध्या में दोनों अपने सूने मन के आंगन को लेकर सोच रहे थे कि अब इसमें उजाला कौन करेगा। पर वो कहते हैं न कि हर परेशानी का हल होता है। एक दिन छोटे बेटे साकेत का फोन आया तो दोनों संजोग से पार्क में थे। वह भी बहू को प्राइवेसी देने के लिए दोनों निकल आए थे, क्योंकि उनके रहने से बहू का मुंह हमेशा सूजा हुआ रहता था। तो सोनू ने खुद कहा था कि अम्मा बाबूजी, आप लोग हमेशा घर में मत पड़े रहिए, बल्कि कभी कभी बाहर पार्क वार्क में घूम आया कीजिए, इससे थोड़ा रंजना को सुकून मिल जाएगा। वैसे भी दोनों जब घर पर होते थे तो बेटा बहू दोनों की कड़ी नजर रहती थी कि वह किससे बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। इसलिए जब घर में किसी का फोन आता था तो वो नहीं लेते थे। आज दोनों पार्क में निकल आए तो खुली हवा में थोड़ी देर को अपना अपमान भूल बैठे थे। आखिर सरल हृदय के जो थे। आज संजोग अच्छा था जो साकेत का फोन आया था और विनोद जी ने समान बातचीत के बाद फोन कौशल्या जी को पकड़ा दिया था। कौशल्या जी ने रोते बिलखते हुए विवेक की सारी कारस्तानी साकेत को बता दी। यह सुनकर साकेत स्तब्ध रह गया और जल्दी आने का आश्वासन देते हुए बोला, माँ, एक खुशखबरी है कि सोफिया माँ बनने वाली है। सुनकर दोनों बहुत खुश हुए। साकेत जब आया तो माँ पिताजी की दयनीय हालत देखकर उसे सारी परिस्थिति समझने में देर नहीं लगी। साकेत जान गया था कि यह सब भैया भाभी ने बाबूजी का मकान हड़पने और साकेत का हक मारने के लिए किया है। चूंकि भैया भाभी का व्यवहार उसके प्रति भी ठीक नहीं था, इसलिए वह उनके घर में भी नहीं ठहरा और होटल में ही रुका था। अब आगे की लड़ाई आसान तो बिल्कुल नहीं थी। छोटा बेटा माता पिता की तकलीफ देख नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि भैया भाभी के घर अपने माँ पिताजी से ढंग से बात करने तक को तरस गया। माँ अपनी डबडबाई आंखों और कांपते होठों से बहुत कुछ कहना चाहती, पर भाभी हमेशा अपना कान उधर ही लगाए रहती कि कहीं साकेत माँ पिताजी के कान तो नहीं भर रहा। इसके अलावा साकेत ने जब ये चाहा कि जिस होटल में वह रुका है माँ पापा को वहाँ ले जाए, उन्हें बाजार घुमा लाए, कुछ शॉपिंग करा दे, तो इसकी अनुमति भी भैया भाभी ने यह कहकर नहीं दी कि अब इनकी उम्र हो गई है, बाहर कुछ खाएंगे पिएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। हालांकि साकेत और माँ बाबूजी तीनों ये समझ रहे थे कि इस बात में कोई दम नहीं है। बस विवेक और रंजना चाहते हैं कि माँ और पिताजी किसी से बात ना करें। अब साकेत बाहर रहकर रिश्तों की अहमियत अच्छी तरह समझ चुका था, सो उसे अपने माता पिता के चेहरे पर मुस्कुराहट खिला हुआ देखने का एक ही उपाय समझ में आया कि किसी तरह उनका वो घर खरीद कर दे दे। सो उसने अपनी जमा पूंजी की मोटी रकम दोबारा उस मकान को खरीदने में लगा दी।
बचपन से साकेत यही देखता आया था कि माँ पिताजी अपना सारा प्यार विवेक पर ही लुटाते आए थे। माँ तो विवेक भैया के इतने करीब थी कि वह कई बार साकेत के साथ पक्षपातपूर्ण भरा रवैया भी अपना लेती थी। विवेक से दबकर ही साकेत बड़ा हुआ था। बचपन में कई बार विवेक के स्वार्थी स्वभाव का पता चल जाता था, जिसे कौशल्या जी की ममता ढक लेती थी। साकेत इसी भेदभाव को झेलकर बड़ा हुआ था। वहीं इस उम्र में जाकर जब माँ पिताजी को जब विवेक की असलियत पता चली, तब उन्होंने साकेत पर भरोसा और उम्मीद करना शुरू किया। अब कहीं जाकर साकेत को अपने माता पिता का पूरा प्यार मिला और उसे जब विवेक भैया के कारनामे और स्वार्थ के बारे में पता चला तो उसका मन उनके लिए सहानुभूति से भर गया। अपने देश से बाहर जाकर साकेत और भी संवेदनशील हो चुका था। यहाँ तक कि रिश्तों की क्या अहमियत है एवं माता पिता की जगह कोई नहीं ले सकता, ये सब बातें साकेत अब समझने लगा था। इसलिए विनोद जी और कौशल्या जी के लिए उसका प्यार और बढ़ गया था। इसलिए उसके लिए अपने माता पिता की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं था। इस बार जब साकेत दिवाली की छुट्टियों में कुछ दिनों के लिए आया तो सोफिया और बच्चे को साथ ले आया। पहले की तरह होटल में ही ठहरा। सबसे पहले उसने भैया भाभी से माँ पिताजी को कुछ दिन के लिए अपने पास ले जाने की अनुमति मांगी तो भाभी ने उसे खूब खरी खोटी सुनाते हुए कहा, हमें क्या पता आप इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हो, ध्यान रखना इनका। वैसे ये दोनों इतने चालाक और कामचोर हैं कि कोई भी इन्हें अपने घर में नहीं रख सकता है। देखना कहीं आप भी इनके चक्कर में पड़कर बर्बाद न हो जाएं। साकेत चाहता तो भाभी की बात का बहुत करारा जवाब दे सकता था, पर इस समय उसे अपने माता पिता की भलाई के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। इसलिए उसने जल्दी जल्दी उनका सामान पैक किया और अपने साथ टैक्सी में बैठा लिया। जब कौशल्या जी और विनोद जी घर से बाहर निकल रहे थे, उस वक्त सोनू तो ऑफिस से नहीं आया था और बहू ने जानबूझकर रसोई में मसाला कूटने का काम ले लिया था ताकि रंजना को बाहर आकर उन्हें विदा न करना पड़े। रंजना अपने आप में इतनी मगरूर थी कि वो चाहती थी कि माता पिता को देखने कोई रिश्तेदार भी ना जाए और वह उन्हें अपने पास रख कर ही सताए। खैर वह भी खुश थी कि कुछ दिनों के लिए तो किसी तरह वृद्ध माता पिता से छुट्टी तो मिली। ऊपर से रंजना बोली, ले जाइए इन दोनों को साकेत भैया, कुछ दिन अपने साथ रखेंगे तब पता चलेगा कि बूढ़ों के साथ रहना कितना मुश्किल होता है। कुछ दिन बाद आप तो विदेश चले जाएंगे, फिर तो इन्हें हमारे ही सिर पर पटक कर जाएंगे। वृद्धों के साथ रहना इतना भी आसान नहीं और यहाँ तो दो दो हैं और दोनों ही एक जैसे। अपने माता पिता के बारे में ऐसी बातें सुनकर साकेत का तो खून खौल गया। उसका तो मन किया कि वह भाभी को खूब खरी खोटी सुनाए। उस दिन छोटी दीपावली की छुट्टी थी, इसलिए सिंटू और बिंटू घर में ही थे और दादा दादी के जाने का नाम सुनकर दोनों बच्चे दादा दादी से लिपट गए थे, यह कहते हुए कि दादा दादी आप दोनों कहाँ जा रहे हो, चाचू आप दादा दादी को कहाँ लेकर जा रहे हो। बच्चों की बातों से एक पल को तो कौशल्या जी और विनोद जी का मन पिघलने को ही था कि अगले ही पल बेटे बहू का प्रतिदिन का अपमान याद आ गया और वह दृढ़ कदमों से छोटे बेटे के साथ बाहर निकल आए। साकेत कुछ नहीं कह रहा था। पूरे रास्ते वह चुपचाप था। जब गाड़ी स्टेशन की तरफ मुड़ी तब कौशल्या जी से नहीं रहा गया, बेटा तू हमें कहाँ लेकर जा रहा है? तो साकेत ने मुस्कुराकर कहा, माँ हम घर जा रहे हैं। और विनोद जी की ओर देखते हुए बोला, बाबूजी मैंने हम तीनों का दुर्गापुर का टिकट करवाया है, हम वहीं जा रहे हैं। आप दोनों के लिए एक सरप्राइज है। जो भी हो, विनोद जी व कौशल्या जी को तो इस बात का बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि साकेत उन्हें वो मकान दिलवाएगा। उन्होंने सोचा कि शायद साकेत उन्हें उस जगह ले जाना चाहता है जहां उन्होंने जिंदगी के इतने खूबसूरत साल गुजारे थे। बहरहाल दुर्गापुर पहुंचकर साकेत ने सीधे अपनी कॉलोनी के लिए जब टैक्सी लिया तब कौशल्या जी ने पूछा, मोनू बेटा तू अपनी कॉलोनी में क्यों जा रहा है? किसी के घर कोई शुभ समारोह है क्या?
बस कुछ देर माँ, मोनू ने मुस्कुराते हुए कहा। टैक्सी जब घर के सामने पहुंची तब साकेत ने दोनों को सहारा देकर उतारा और विनोद जी के हाथ में घर की चाबी देकर बोला, बाबूजी, लीजिए घर की चाबी और खोलिए घर का गेट। और अब इस घर से आपको कोई भी नहीं निकाल सकता। मैंने यह घर खरीद लिया है। यह कहते हुए साकेत माँ का हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गया। थोड़ी देर बाद सारा सामान अंदर रखकर जब साकेत और विनोद जी ने कौशल्या जी को देखा तो कौशल्या जी घर की हर कोने को, दरवाजे को, खिड़की को पकड़कर लिपटकर ऐसे रो रही थी जैसे कोई माँ अपने बिछड़े बच्चे को पकड़कर रोती है। और थोड़ी देर में बच्चों की तरह खुश होकर बोली, अरे साकेत, तूने तो मेरे ठाकुर जी को भी बुला लिया है और चाय का सामान भी है। वाह, क्या बात है। विनोद जी चाय के शौकीन थे, सो बोल पड़े। कुछ देर बाद साकेत सोफिया और बच्चे को भी ले आया। सोफिया अपनी बुआ के घर ठहरी थी, जो इंडिया में ही रहते थे। आज सब इकट्ठे हुए थे और विनोद जी व कौशल्या जी अपनी छोटी बहू और पोते से मिलकर गदगद हो गए थे। और आज घर में जो खाना बना वो बहुत स्वादिष्ट था। उसमें किसी का अपमान जो नहीं छुपा था। और आज रोटियां गिनकर नहीं बनी थी, क्योंकि इस घर में कभी भी रोटियां गिनकर नहीं बनती थी। एक बेटे ने आगे बढ़कर माँ पिताजी को स्वाभिमान की जिंदगी दी थी। और आज कौशल्या जी और विनोद जी सोच रहे थे कि जैसे सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही सारे बच्चों के संस्कार एक जैसे नहीं होते। जहाँ विवेक जैसा स्वार्थी और मतलबी बेटा, वहीं साकेत जैसा बेटा भी उन्होंने ही जाना है। माता पिता वो हस्ती हैं जिसके पसीने की एक बूंद का कर्ज भी औलाद नहीं चुका सकता। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।